नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के 100 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आप सभी को इस वीडियो को अंत तक देखना है। आप कोई भी एग्जाम दें, खासकर एसएससी, रेलवे की जो एनटीपीसी होती है, दिल्ली पुलिस, इन सब में जिसमें भी साइंस आता है और उसके अंदर फिजिक्स पूछा जाता है तो उसमें इन 100 क्वेश्चन में से ही पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप सभी को वीडियो को अंत तक देखना है और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मैं आपको लाइव चैट में आंसर देने के लिए इन क्वेश्चन का समय भी दूंगा, थोड़ा सा कम दूंगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों। तो हम फटाफट इस वीडियो को खत्म करें ताकि आपको भी थोड़े कम समय में ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले, क्योंकि एग्जाम पास में है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूंगा। थोड़े बेसिक क्वेश्चन भी हैं, थोड़े लेवल वाले क्वेश्चन भी हैं, तो मैंने सब प्रकार के क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि एग्जाम में दोस्तों हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम में टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम में इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन पर ध्यान दें और वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं आज हमारे पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। ठीक है दोस्तों, तो बात हो रही है जड़त्व इनर्शिया की। ठीक है, तो इनर्शिया की जो माप होती है वह होता है इसका द्रव्यमान। क्या होता है दोस्तों, इनर्शिया का माप किससे कर सकते हैं? द्रव्यमान से हम कर सकते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोला जाता है मास और जड़त्व को बोला जाता है इनर्शिया। ठीक है दोस्तों, तो जो जड़त्व की माप होती है वह किससे होती है? वह उस वस्तु के द्रव्यमान से होती है। और बात करें जड़त्व की, तो जड़त्व इनर्शिया की, तो जड़त्व ऐसा गुण है जो किसी भी वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? उस वस्तु की अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। और मैं यहां आपको बता दूं, जो जड़त्व होता है वह 3 प्रकार का होता है। अब बहुत सारे फ्रेंड सोच रहे होंगे कि सर जड़त्व जो है वो तो 2 प्रकार का पढ़ा है हमने। तो मैं बताता हूं दोस्तों, बुक में सिर्फ 2 प्रकार का दिया है और हमारे सिलेबस में भी सिर्फ हम 2 प्रकार का जड़त्व ही पढ़ते हैं। परंतु इनर्शिया आर 3 टाइप्स। पहला होता है गति का जड़त्व यानी कि इनर्शिया ऑफ मोशन, फिर दूसरा होता है विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हम सिर्फ 2 पढ़ते हैं, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर हो गया द्रव्यमान। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो खाद्य ऊर्जा होती है यानी कि जो हमें भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम किस इकाई में माप सकते हैं। दोस्तों फटाफट आंसर कीजिए इसका आंसर क्या होगा? पहला है कैलोरी, दूसरा केल्विन, तीसरा जूल और चौथा है अर्ग। तो फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कैलोरी। खाद्य ऊर्जा को हम किस में मापते हैं? कैलोरी में मापते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बता रखा है आपको संवेग, मोमेंटम यानी कि जिसको P से दर्शाया जाता है और इसका फार्मूला होता है P बराबर द्रव्यमान गुणित वेग m इंटू v। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संवेग और वेग यानी कि P अपॉन v। ठीक है, तो यह किसके बराबर हो जाएगा? तो यह हो जाएगा m के बराबर, क्योंकि हम v को यहाँ मल्टीप्लाई से कहां ले गए? डिवाइड में, तो इधर बचा m। तो संवेग और वेग का अनुपात क्या कहलाया? द्रव्यमान। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस में जब अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में झुक जाते हैं। इसे किसके द्वारा समझाया जा सकता है? यानी कि इनमें से किस नियम के द्वारा इस बात को समझाया जा सकता है? तो वह नियम होता है न्यूटन का। बताइए दोस्तों जल्दी, पहला, दूसरा या तीसरा? बताओ कौन सा? तो आंसर बताइए जल्दी। जल्दी बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो गया न्यूटन का पहला नियम। ठीक है दोस्तों, जिसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। तो न्यूटन का पहला नियम हमारा आंसर हो गया।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? ठीक है दोस्तों, तो फटाफट आंसर दीजिए, कितना भाग ऊपर रहता है? तो मैंने आपको बता रखा है कि अगर समुद्र में कोई भी बर्फ का पहाड़ है तो उसका 9/10 भाग कहां होता है? पानी के अंदर। ठीक है दोस्तों, कितना? 9/10 भाग पानी के अंदर होता है और 1/10 भाग पानी की ऊपरी सतह पर रहता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1/10। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसल जाते हैं? यानी कि जिस सड़क पर दलदल होता है, जैसे बारिश के दिनों में, ठीक है, जो सड़क पर कीचड़ हो जाता है उस पर हम फिसल जाते हैं, तो वो क्यों फिसलते हैं? तो वो हम फिसलते हैं, उसका कारण जल्दी बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का फटाफट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घर्षण की कमी। ठीक है दोस्तों, किसकी कमी? घर्षण की कमी। तो सड़क पे जब दलदल होता है, जब कीचड़ होता है, तो वो क्या हो जाता है? बहुत चिकना हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? चिकना हो जाता है, जिसके कारण वहां पर घर्षण कम होता है। यानी कि जब हम पांव रखते हैं सड़क पर, तो पांव और सड़क की सतह के बीच घर्षण बहुत कम हो जाता है, जिससे हम वहां पर फिसल जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, बारिश आ चुकी है तो संभल कर चलें। ठीक है, तो घर्षण की कमी के कारण ऐसा होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने के निम्न में से किसका उत्पादन होता है? ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश वोल्टीय सेल से जब हम सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित कर सकते हैं, तो वह हम कर सकते हैं प्रकाशीय ऊर्जा में। किसमें दोस्तों? प्रकाशीय ऊर्जा में हम सौर ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल की सहायता से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों, यानी जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं उनकी बात हो रही है, का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको बता रखा है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, किस सिद्धांत पर? पास्कल के नियम पर। ठीक है दोस्तों, किसके नियम पर? पास्कल के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो दोस्तों आपने देखा होगा, जब हम दूध को प्रबल रूप से यानी कि बहुत अच्छी तरह मथते हैं तो उसमें से क्रीम निकलता है। क्या निकलता है दोस्तों? क्रीम। और वह निकलता है अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब केंद्रीय बल के कारण उस दूध में से क्या निकलता है? क्रीम निकलता है। तो आपको आंसर ध्यान रखना है, क्या? अब केंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है दोस्तों, बात हो रही है जेट इंजन, तो वो किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट, आपके पास 5 सेकेंड है, जल्दी आंसर कीजिए इसका। जो एक जेट इंजन होता है वह एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा। तो वह इनमें से रेखीय संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? रेखीय संवेग के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है दोस्तों? जल्दी से आंसर दीजिए। मैंने इसका आंसर आपको साइंस के जब हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तो उस सीरीज के अंतर्गत मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। तो जल्दी बताइए कि एक तुल्यकाली उपग्रह यानी कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है, भूस्थायी उपग्रह की बात हो रही है, और उसकी ऊंचाई कितनी होती है दोस्तों? तो उसकी ऊंचाई होती है 36,000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता रखा है। और यह जो तुल्यकाली उपग्रह होते हैं यह पृथ्वी के किसी एक स्थान की निगरानी के लिए हम अंतरिक्ष में भेजते हैं। तो कितनी होती है इनकी ऊंचाई पृथ्वी सतह से? तो वह है 36,000 किलोमीटर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? तो दोस्तों वर्षा की जो बूंद होती है वह गोलाकार होती है, आप सभी को पता होगा। तो वह गोलाकार इनमें से किसके कारण होती है? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों।
जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा क्या, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। ठीक है दोस्तों, सभी को समझ में आया किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की जो बूंद होती है वह गोलाकार होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है आर्किमिडीज की, ठीक है, जिन्होंने तैरने के नियम दिए हैं। आर्किमिडीज की बात हो रही है, जिन्हें नियम दिया है कि कोई भी वस्तु पानी में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो वह डूबे हुए भाग के बराबर उस द्रव के भार को हटाती है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया था, यह आर्किमिडीज के द्वारा यह नियम दिया गया था। और यह किस देश से संबंधित है, जल्दी बताइए दोस्तों। तो इनका देश था कौन सा, ग्रीस। ग्रीस देश के यह रहने वाले थे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन की बात हो रही है, तो इसका सार्वभौमिक नियम किसने दिया था, तो वह दिया था, बताइए जल्दी फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए, आप सभी को पता होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा न्यूटन। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, न्यूटन। और आपको पता होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो ए समानुपाती m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, यह गुरुत्वाकर्षण का नियम और किसके द्वारा दिया गया दोस्तों, यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्व बल का सही मान है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही मान कितना होता है आप सभी को पता होगा, जल्दी से आंसर दीजिए। कितना होता है, 9.8 न्यूटन। कितना होता है दोस्तों, 9.8 न्यूटन उस 1 किलोग्राम द्रव्यमान पिंड पर कार्यशील बल, यानी जो पृथ्वी का गुरुत्व बल है वह होगा कितना, 9.8 न्यूटन। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो दोस्तों ये भी मैंने आपको बताया, जल्दी से आंसर कीजिए, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो यह होता है 746 वॉट के बराबर। कितने वॉट के बराबर दोस्तों, 746 वॉट के बराबर 1 हॉर्स पावर, 1 HP लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। और 1 HP किसके बराबर होता है, 746 वॉट के बराबर। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का यूनिट है, यानी कि इनमें से ऊष्मा का मात्रक कौन सा है, जल्दी बताइए दोस्तों। ऊष्मा का मात्रक, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होता है ऊष्मा का मात्रक, तो ऊष्मा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का मात्रक जूल। और बात करें ओम, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। फिर बात करें वोल्ट, तो वोल्ट विभव का मात्रक होता है। और फिर बात करें एम्पियर, तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, यानी कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर का पाठ्यांक है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस एक समान होते हैं, तो ऐसा तापमान होता है -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा तब अच्छे से ये कन्वर्सेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, रोमर कैसे चेंज करते हैं। मैं आपको बहुत इजी है, मैं आपको न्यूमेरिकल के अंदर बता दूंगा। तो आपको ध्यान में रखना है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस पाठ्यांक पर बराबर होते हैं, तो वो होते हैं -40 डिग्री पर। ये दोनों पाठ्यांक आपस में बराबर होते हैं। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है, जल्दी बताइए दोस्तों। ऊष्मा का इनमें से सबसे अच्छा चालक कौन है, जल्दी बताइए दोस्तों। ऊष्मा का इनमें से सर्वोत्तम चालक कौन सा है, आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारा, मरकरी, जिसे Hg लिखा जाता है, वह ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक होता है।
अब फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? संवहन। तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि किसको चालन, किसको विकिरण और किसको संवहन कहते हैं। जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वालक पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि किसके द्वारा हमें अधिक जलन होगी, यानी कि इनमें से कौन हमें ज्यादा से ज्यादा जला सकता है। ठीक है, तो वह होता है कौन दोस्तों? फटाफट आंसर दीजिए, आप सभी को इसका आंसर पता है। तो इसका आंसर होगा भाप। ठीक है, स्टीम। स्टीम से हम ज्यादा जलते हैं, इन सभी की तुलना में हमें भाप ज्यादा जला देती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वथनांक दोस्तों, बात हो रही है बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी दोस्तों? बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट से पूर्व यानी बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वह वाष्प में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। ठीक है, वेपराइजेशन। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए, वाष्पीकरण। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। तो दोस्तों, जो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह इनमें से किसकी पुष्टि करता है? जल्दी आंसर दीजिए। क्या आंसर ऊर्जा संरक्षण है, या ताप संरक्षण, या कार्य संरक्षण, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी आंसर कीजिए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी। 28 का आंसर, 28 का आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण। हमारा आंसर हो गया क्या? एनर्जी कंजर्वेशन बताता है ऊष्मागतिकी का पहला नियम, ऊर्जा का संरक्षण की पुष्टि करता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है। तो दोस्तों आंसर दीजिए, सबसे अधिक ऊष्माधारिता किसकी होती है? हीट कैपेसिटी। जल्दी बताइए दोस्तों, किसकी होती है? तो वह होती है जल की। हमारा आंसर हो गया जल, वाटर। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो इसकी ऊष्माधारिता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। जल्दी बताइए दोस्तों, जो मिट्टी के घड़े होते हैं उनमें किस कारण से जल ठंडा रहता है? आंसर दीजिए दोस्तों फटाफट। तो वह रहता है दोस्तों वाष्पीकरण के कारण। किसके कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण, वेपराइजेशन के कारण जो मिट्टी के घड़े होते हैं या मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें जल ठंडा रहता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो दोस्तों, जो साउंड की गति होती है, ध्वनि की गति होती है, वह इस प्रकार से होती है। सबसे ज्यादा होती है ठोस में, ठीक है, सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद होती है लिक्विड में, और फिर उसके बाद होती है गैस में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा किस में होगी? सॉलिड में। और इनमें से सबसे ज्यादा सॉलिड है लोहा। तो जो ध्वनि की गति है वो सबसे ज्यादा होगी आयरन में। किसमें दोस्तों? लोहा। आयरन को लिखा जाता है Fe से, इसे डिनोट किया जाता है। तो हमारा आंसर हो गया लोहा, आयरन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो दोस्तों, एक गुण है जो ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में विभेदता हमें बताता है, और वह गुण होता है, आप बताइए जल्दी से, आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? इसका आंसर होता है ध्रुवण, पोलराइजेशन। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ध्रुवण के द्वारा ही ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में हम विभेद यानी अंतर, डिफरेंस पता कर सकते हैं। किसके कारण? ध्रुवण के कारण। ठीक है, तो ध्वनि तरंगे यह ध्रुवण उत्पन्न नहीं करती हैं, आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है इको की। किसकी? इको की। प्रतिध्वनि इनमें से किसके कारण उत्पन्न होती है?
तो वह होती है किसके कारण, जल्दी बताइए दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। मैंने आपको बता रखा है कि जो इको हम बनाते हैं, जो इको होती है वह किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो वह होती है रिफ्लेक्शन, परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है। और मैंने बता रखा है कि स्रोत और उस दृढ़ सतह यानी जो भी टावर हो या पहाड़ हो उसके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए, 17 मीटर। मैंने एग्जैक्ट डाटा भी बताया है, 16.6 मीटर मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए इन दोनों के बीच की, तभी आप इको सुन सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है, तो दोस्तों ऐसा होता है डॉपलर इफेक्ट के कारण। किसके कारण होता है, डॉपलर इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। जब रेलगाड़ी जितनी ज्यादा पास में आती जाती है, उस रेलगाड़ी की जो सीटी होती है, जो उसका हॉर्न होता है, उसकी तीक्ष्णता आवृत्ति बढ़ती जाती है। तो वह किसके कारण होता है दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट के कारण। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, जल्दी बताइए दोस्तों, आप सभी को इसका आंसर देना है। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी, फटाफट आंसर दीजिए दोस्तों। 38 का आंसर क्या होगा, मैक्सवेल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया, मैक्सवेल। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो प्रकाश का जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप होता है उसकी खोज की गई थी मैक्सवेल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस सीरीज में हम कई सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, थोड़े बेसिक लेवल के भी और थोड़े हाई लेवल के भी। तो इस प्रकार हम इस सीरीज को खत्म करेंगे। ठीक है, आज हम 40 क्वेश्चन के लगभग सोल्व करेंगे और इसके आगे के हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, तो जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों, कितना समय लगता है। जो सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, उसे हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो वह लगता है 8 मिनट और 16 सेकेंड। इसे लगभग में 8 मिनट और 20 सेकेंड भी लिखा जाता है, आपको ध्यान में रखना है, 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी में डुबोई एक छड़ी किस संवृत्ति के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, यानी पानी में हम जब कोई भी एक छड़ रखते हैं तो वह हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। इनमें से किसके कारण वह हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, तो वह होता है प्रकाश के, जल्दी बताइए दोस्तों, आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा, तो वह होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह छड़ हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो इसके जो आगे के क्वेश्चन हैं हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, यानी पार्ट 2 में। तो दोस्तों आज हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो आप सभी को इनके क्वेश्चन और इनके आंसर ध्यान में रखना है। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि करंट अफेयर भी आपका डेली चल रहा है, तो उस वीडियो को भी आप डेली देखें, क्योंकि कई सारे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी और जो न्यूज़ हैं वो भी कवर उस वीडियो के अंतर्गत होती है, तो आप उसको भी अवश्य देखें। और साइंस का जो डेली लेक्चर आता है आप उसे भी देखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।